सिरसा बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है मिडल ईस्ट में। तो अगर मिडल ईस्ट में ईरान और इसराइल एक दूसरे के रूबरू आते हैं तो पूरी दुनिया को ख़तरात लाहक हो सकते हैं। इसके पेश नज़र ईरान की जानिब से जो ऐलानात किए गए हैं कि रद्द-ए-अमल पहले से सख्त होगा, इसराइल पछताएगा, बराह रास्त हमला किया जा सकता है। दूसरी तरफ बिजनेस रिकॉर्डर रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के लीडर्स, ईरान के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, वो प्रॉक्सीज़ के साथ मीटिंग कर रहे हैं और असेसमेंट कर रहे हैं कि रद्द-ए-अमल कितना नपातुला होना चाहिए, उसके जो असरात हैं वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकते हैं। इस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं। 31 जुलाई को इस्माइल हनिया साहब की शहादत हुई, उसके बाद उनकी तदफीन हुई और अब 2-3 दिन इस तरह के हैं जिसमें कुछ तज्जियाकार ये समझ रहे हैं और बता रहे हैं कि मुमकिन तौर पर इतवार यानी कल ईरान की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल आ सकता है। लेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ईरान बहुत दबाव में है। जब इस तरह के ऐलानात हों कि इसराइल पछताएगा, पसपाई पे हम मजबूर कर देंगे, बदला लिया जाएगा भरपूर, और ईरान के लिए इतनी हजीमत कि ईरान के पासदाराने इनकलाब ने जो रिपोर्ट दी है कि किस तरह से ये शहादत हुई, वो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रडिक्ट करती है न्यूयॉर्क टाइम्स और टेलीग्राफ की रिपोर्ट के साथ। मेरा आपसे ये सवाल है कि हर एक की नज़रें इस वक्त ईरान पर हैं, लेकिन ईरान किस तरह जवाबी हमला करने की कैपेसिटी रखता है, अहलियत रखता है, मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या होगा और वक्त क्या हो सकता है? आशा, इतने लंबे चौड़े सवाल तुमने कर दिए हैं। चले इसको तो टैकल करते हैं, बिकॉज ये इस वक्त बहुत एक अहम सब्जेक्ट है और ख़तरा है कि ऐसी जंग ना छिड़ जाए जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की हमें तरफ ले ना जाए। Everyone is asking. सो बड़ी ये और जिस किस्म की बिल्डअप हो रही है अमेरिकन फोर्सेस की इन द मिडल ईस्ट, सो डेफिनेटली दिस समथिंग वी शुड डिस्कस। वैसे कबल की ये इसके ऊपर हम कुछ तफसील से बात करें, मैं एक क्लैरिफिकेशन आज देना चाहूँगा। अच्छा। उसकी वजह यह है कि मैंने कुछ बातें की थी अबाउट नेशनलिज्म और इमरान खान का जो बयानिया है रिगार्डिंग इंडिया एंड इज़राइल। अच्छा, उसमें मैंने देखा कि कुछ क्लिप्स लोगों ने बना के चलाए हैं, जो मैं समझता हूँ कि हमेशा ऐसे ही होता है कि वो क्लिप बना के जिसको जी चाहे वो उस किस्म का क्लिप बना लेते हैं, आगे पीछे काट कूट के स्टिच अप करके, और उससे कोई गलत इंप्रेशंस चले जाते हैं। तो मुझे फिर कल और आज तो दोस्तों ने फ़ोन किए कि जी कल आपने कहा है कि इमरान खान जिस तरीके से इज़राइल और इंडिया की तनकीद करता है और खड़ा होता है उनके ख़िलाफ़, उस तरीके से कोई भी और सियासतदान इतने जज्बे के साथ नहीं करता, और ये एक नेशनलिज्म को उभारता है। तो क्या ये सही है कि आप समझते हैं कि कोई और किसी ने इज़राइल के ख़िलाफ़ या इंडिया के ख़िलाफ़ बात नहीं की, सिर्फ खान ही रह गया है जिसने ये बातें कही हैं? तो मैं ये वजाहत करना चाह रहा था आज कि ऐसी बात नहीं है कि खान ही रह गया है। दरअसल ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिकॉज़ पहली बात तो ये कि सारी मजहबी जमातें इंडिया और इज़राइल को कॉन्स्टेंटली कंडेम करती हैं, कॉन्स्टेंटली। कोई एक मजहबी जमात नहीं है इस मुल्क में जो ये नहीं करती। तो पहली बात ये कि वो कंडेमनेशन इंडिया की भी और इज़राइल की कांस्टेंट होती रहती है और ठीक ठाक लफ्ज़ों में होती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं वो भी इज़राइल के ऊपर कोई सॉफ्ट स्टांस नहीं लिया, किसी ने इज़राइल के ऊपर सॉफ्ट स्टांस नहीं लिया, और हमेशा हार्ड लाइनें लिए जाती है इज़राइल के ऊपर। तीसरी बात यह है कि हर सियासतदान जब वो इंटरनेशनल फोरम में जाता है, खा वो यूनाइटेड नेशंस हो या कोई भी हो, तो वहाँ हार्ड लाइन ही ली जाती है इंडिया के ख़िलाफ़ और इज़राइल के ख़िलाफ़। इसमें कोई दो राय नहीं है, खा वो नवाज शरीफ हो या पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों या इमरान खान साहब हों। यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के साथ हमेशा वही सलूक किया जाता है जो इंडिया पाकिस्तान के साथ करता है हर इंटरनेशनल फोरम पे। इसके बावजूद कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इंडिया के साथ अमन की बातचीत करना चाहते थे और वेंट आउट ऑफ द वेज टू डू इट। और यहाँ मैं ये भी कहूँ कि इमरान खान साहब का भी मौक़िफ़ प्राइवेटली भी और पब्लिकली भी, जब वो इंडिया में स्पेशली होते थे, तो उस वक्त यही था कि हम तो अमन चाहते हैं इंडिया के साथ, हम बिल्कुल, और किसी किस्म की गाली गलौच या लड़ाई झगड़े की बात खान साहब ने कभी नहीं की। इनफैक्ट खान साहब तो बहुत फ़ख्र से ये कहते रहे कि मेरे बड़े दोस्त हैं इंडिया के अंदर, मैं इंडिया आता जाता हूँ और मैं पहले भी आता जाता रहा, और बिफोर ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, एंड मैं इंडिया को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंडिया के अंदर जब भी बड़ी कोई कॉन्क्लेव्स हुई हैं, खा वो इंडिया टुडे ने की हो या किसी ने की हो, वो इमरान खान को इन्वाइट करते।
सो मैं समझता हूँ कि इमरान इज़ ऑल्सो सॉफ्ट ऑन इंडिया और हैज़ बीन, लाइक नवाज शरीफ और लाइक बेनज़ीर भुट्टो। मगर हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है दैट इज़ ऑलवेज बीन हार्ड ऑन इंडिया। इनफैक्ट ये एक इशू रहा है बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट एंड हमारे सियासतदान। इस्टेब्लिशमेंट हार्ड लाइन हमेशा इन एंड आउट, फॉर्मली एंड इनफॉर्मली लेना चाहती रही है रिगार्डिंग इंडिया, और पॉलिटिशियंस जो है उनकी कोशिश रही किसी तरीके के साथ कोई पीस डिविडेंड निकले, कोई रास्ते निकाले जाएँ, कोई हल वल किया जाए। बट क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है और हमारी आवाम के अंदर एक पूरी 70 साल से एक बात कही जा रही है कि वो दुश्मन मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, तो सियासतदान बड़ा सोच समझ के फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इमरान खान इज़ नो डिफरेंट फ्राम नवाज शरीफ और फ्राम बेनज़ीर भुट्टो। मगर ये बात, और इंडीड आसिफ ज़रदारी, मगर ये बात सही है कि नवाज शरीफ साहब वेंट दी एक्स्ट्रा लेंथ। उन्होंने ओपनली पूरी कोशिश की थी कि किसी तरीके के साथ इंडिया के साथ अमन की पीस पाइप स्मोक की जाए और कश्मीर का मसला जो है उसको हल किया जाए विद कॉम्प्रोमाइज़। मगर एट द सेम टाइम जब वो यूनाइटेड नेशंस जाते थे इवन एज प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी जो स्पीच थी वो फॉरेन ऑफिस जो लिखता था और जो फ़ौज उसको वेट करती थी वो हार्ड लाइन ही होती थी इंडिया के ख़िलाफ़। वहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती थी पीस ऑफरिंग की। तो सो आई थिंक on that score Imran and the others are on the same page. But and equally खान साहब जब वो नए नए आए थे पावर में अंदर 2018 में, तो उनका ये ख्याल था कि नरेंद्र मोदी जो है जब वो अब ही माइट बी अमीनेबल टू पीस, बिकॉज नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ ने कुछ इस किस्म के कदम उठाए थे जहाँ लगता ऐसे था कि कुछ बात शायद आइस ब्रेक कर जाए। मगर फिर मियाँ साहब की छुट्टी हो गई, खान साहब आ गए। खान साहब के भी पहले जो स्टेटमेंट थे वो वेरी प्रो पीस विद इंडिया, और उनकी इनफैक्ट एक स्टेटमेंट था जिसको मैंने तनकीद की थी। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी इस अगली टर्म के अंदर विल ओपन पीस डायलॉग विद पाकिस्तान, और मैंने ये कहा था कि खान साहब की गलतफहमी है, नरेंद्र मोदी नहीं करेगा ये, हालांकि आई एम सपोज टू बी वेरी प्रो पीस विद इंडिया लॉबी का हिस्सा। तो मैंने एक रियलिज़म के तौर पे ये कहा था। और बाद में जब 2000 और इमरान खान साहब उस वक़्त भी ये सोच में थे कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो सके इंडिया के साथ, तो इसलिए उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया था। मगर जब 2019 में इंडिया ने कश्मीर को हज़म कर लिया एक और तरीके के साथ कानूनी तौर पे, तो खान साहब ने फिर बहुत सख्ती के साथ उसके बाद नरेंद्र मोदी की ज़ाती तौर पे और इंडिया की इंस्टीट्यूशनली बड़ी क्रिटिसिज्म की, और हर जगह पे की, हर कोने पे भी, और बड़ी एग्रेसिव किस्म की। यहाँ तक कि मैं सोच रहा था कि जो पर्सनल अटैक वो नरेंद्र मोदी पे कर रहे थे, फाशिस्ट है, ये है, वो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज हेड्स ऑफ स्टेट दूसरे हेड्स ऑफ स्टेट को इस तरीके से ऐसे नहीं ऐसे उनके बारे में बात करते, और इंस्टीट्यूशनल बातें होती है, पॉलिसी इश्यूज़ होते हैं। बट खान साहब ने ये किया। तो अब बात यह है कि यहाँ तक इसराइल का मसला है, इसराइल के ऊपर तो मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी वगैरह बहुत सख्ती से बात करते रहे और करते भी रहेंगे, और यहाँ तक कि वो तो ये कहते रहे कि इमरान खान जो है ही सॉफ्ट ऑन इसराइल, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इनके जो रिश्तेदार हैं, ब्रदर इन लॉ जो है लंदन के अंदर, इज़ अ ज़ायनिस्ट, और वो इनको सपोर्ट करते हैं। और अभी भी ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर अभी भी जो खान साहब जेल में हैं, तो वहाँ इसराइलीज़ ने भी थोड़ी बहुत पब्लिक रिलेशनिंग की है, उनकी जो लॉबी है वहाँ कि जी खान साहब के ह्यूमन राइट्स आर बीइंग वायलेटेड एंड सो ऑन। तो इसराइल तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इज़ प्रो इमरान, बट इमरान खान साहब हैज़ बीन वेरी केयरफुल एंड कॉशियस एज फार एज इसराइल इज़ कंसर्न। बट बाय दैट सेम क्राइटेरियन ज़्यादातर लोग यहाँ इसराइल की बात इस तरीके से इसलिए नहीं करते बिकॉज हमारे तल्लुकात ही नहीं है ज़्यादा उनके साथ। और आजकल की सूरत हाल ऐसी है कि इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे जो है बड़े प्रो इसराइल हुए हैं बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द अमेरिकन कैंप। तो इसलिए क्योंकि हम भी उसी कैंप का हिस्सा हैं, बिकॉज वी डिपेंड ऑन एड एंड ट्रेड विद दैट कैंप, तो इसलिए हम थोड़े से मोहतात रहते हैं कि इतनी भी आगे ना बढ़ जाएं कि वो ठेके लेने पड़ जाए और फिर सैंक्शन हमारे ऊपर भी कुछ लाइटनिंग गिर जाए एंड सो ऑन। तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि ये नहीं है कि इमरान इज़ द ओनली वन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वो ये है कि क्यों इमरान की बात जब वो करता है तो ये अवाम ज़्यादा उसकी तरफ तवज्जो देती है और सुनती है। अब मुझे याद है उसकी वजह ये है कि इमरान खान जो है वो अपने आप को एक प्राउड नेशनलिस्ट पोज करता है, जो कि नवाज शरीफ ने कभी अपने आप को एज अ प्राउड नेशनलिस्ट नहीं किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी कभी नहीं किया। वो तो मोहतरमा के बारे में तो कहता था शी इज़ वेरी प्रो वेस्ट।
इमरान के बारे में किसी ने ये पहले नहीं कहा था कि इज़ प्रो वेस्ट। यहाँ तक कि जब शुरू में इमरान खान साहब ने सियासत शुरू की 90 की दिहाई में, तो मुझे याद है उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात की थी जिसकी वजह से बहुत से लोगों की इमेजिनेशन उन्होंने पकड़ ली थी। खान साहब ने ये कहा था कि हम ब्राउन साहब्स हैं, हमें ब्राउन साहब नहीं बनना चाहिए। ब्राउन साहब से ये मुराद था कि रंग हमारा ब्राउन है और साहब हम गोरा साहब बनना चाहते हैं। और मतलब ये था कि हम ग़ुलाम हैं एक किस्म के, और हम अपने मास्टर्स को एप करना चाहते हैं, उनको कॉपी करना चाहते हैं। और ये बड़ी अच्छी ये ऐसी बात थी जो कि नौजवान तबके को पसंद आई, बिकॉज़ नेशनलिज्म जो है वो नौजवान तबके से ज़्यादा किसी में नहीं होती। और आजकल के ज़माने में जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी इतने जुल्म कर रही है और इस किस्म के तशद्दुद कर रही है ऑन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और इंस्टिगेट वॉर्स कर रही है एंड सो ऑन, तो एंटी अमेरिकनिज़म एंड एंटी वेस्टर्निज़म जो है वो पाकिस्तान के अंदर और मुल्कों के अंदर भी एक नेशनलिज्म को उभारती है, और स्पेशली मुस्लिम नेशनलिज्म। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों को हर जगह पे सेटबैक्स हो रहे हैं और इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, तो अब वो नेशनलिज्म के साथ एक मुस्लिम नेशनलिज्म की भी एक नई टर्म बन गई है जो कि हमारे यहाँ है अब। एंड सो आई थिंक इमरान पोजेस एज अ मुस्लिम नेशनलिस्ट, इस्लाम की भी बात करते हैं और एंटी वेस्ट की भी बात करते हैं इन अ कल्चरल सेंस। इसीलिए मेरा ख्याल है कि खान साहब को ज़्यादा अहमियत मिलती है और वो ज़्यादा इमेजिनेशन पब्लिक ही कैच करते हैं, बाकी हमारे कोई लीडर्स जो हैं वो नहीं कैच करते। हालांकि जमात इस्लामी हो जाए या JUI हो जाए या मुख्तलिफ दूसरे तंजीमें हो जाएँ मजहबी, वो बड़ी सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल करते हैं और उनसे ज़्यादा कम नेशनलिस्ट कोई भी नहीं है, मगर बात यह है कि उनकी इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर कोई अहमियत नहीं है जो कि खान साहब की है। तो इसीलिए खान साहब सूट पहनते यूनाइटेड नेशंस, खान साहब प्यूटिन को मिलने के लिए सूट पहन के नहीं जाते, खान साहब कहीं भी जाते हैं तो शलवार कमीज़ पहनते हैं, ऊपर सदरी पहनी हुई होती है, नीचे पेशावरी चप्पल पहनी हुई होती है। तो एक पूरा उन्होंने इमेज बनाया हुआ है। नवाज शरीफ जाएंगे सूट पहना हुआ होगा, शहबाज शरीफ जाएंगे सूट पहना हुआ होगा या सफारी जैकेट पहनी हुई होगी, और भी जो सियासी लीडर्स हैं हमारे साइट सूट टाई वगैरह पहन के फिरते हैं। खान साहब जो है उन्होंने अपना सारा इमेज जो है ना वो एज अ मुस्लिम नेशनलिस्ट क्रिएट किया है, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट अपील्स टू द यंगर जनरेशन। तो जब वो कोई बात करते हैं तो उसकी ज़्यादा अहमियत होती है, वही बात अगर कोई हमारा दूसरा लीडर करे तो उसकी उस अहमियत उसकी नहीं होती। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। आई मे हैव नॉट सेड इट लाइक दिस बट आई थॉट आई शुड क्लैरिफाई इट। तो अब आते हैं ईरान। लगता है बहुत प्रेशर था आप पे जिस तरह। नहीं प्रेशर नहीं था, मैं नहीं चाहता कि आई शुड बी मिसअंडरस्टूड। ये PTI वाले मेरे वो क्लिप्स निकाल कर तो मुझे भी आए हैं, हाँ वो चला रहे हैं आपने ये कह दिया तो अब तो वजन हो गया। मैं जो कह रहा था वो ये कहना चाह रहा था, अगर कुछ और कह दिया तो ठीक है, हाँ, तो उसकी क्लैरिफिकेशन इज ड्यू। जो कहा गया वही समझा जाना चाहिए। हाँ, तो अब बात यह है कि अब आइए आप ईरान। जी देखिए जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आई वुड लाइक टू मेक टू आंसर योर क्वेश्चन।